वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। रेहान कैसे हैं रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लिया आपने? जी। क्या खाया? चिकन अफगानी। बड़ा सोच के बता रहे हैं। सर याद नहीं था नाम। अच्छा। एक जोक है, बहुत फेमस, कि एक क्लास में बच्चे लेट आते हैं तो टीचर उनसे बोलती है कि क्या हुआ। हर बार वो बहाना लगाते थे। उन्होंने बोला कि मैम टायर पंचर हो गया था कार का। तो उन्होंने चारों बच्चों को अलग अलग रूम में बिठाया और एक सवाल दिया करने के लिए। सवाल था कि कार का कौन सा वाला टायर पंचर हुआ था। चारों ने अलग अलग पहिए में पंचर करा। सुना है नहीं सुना ये वाला स्टोरी? नो सर। समझे नहीं क्या? नहीं। अरे यार, चार बच्चे एक कार में आते थे और वो रोज बहाना लगाते थे कि मैम आज ये बात हो गई थी, आज ये बात हो गई थी। तो एक रोज उन्होंने एक बहाना लगाया कि कार में पंक्चर हो गया है। तो टीचर ने उन चारों बच्चों को अलग अलग रूम में बैठाकर एक क्वेश्चन करने को दिया कि कार के किस टायर में पंक्चर हुआ था। तो चारों ने अलग अलग टायर में पंक्चर दिलाया था। ओ, जी। समझ आया। चैप्टर नंबर 9 के 9.3 करा रहा था मैं। तो इसके मैंने कहाँ तक क्वेश्चंस करा दिए थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक। जी। 10 करा दिया था या नहीं? देखिए, एक सेकंड सर, आपने आपके शायद से पास कराया था एक सेकंड। 11 12 क्वेश्चन और है। तो आप इस एक्सरसाइज को ना कर लीजिएगा। मैंने आपको बुक भेजी है 12th वाली या नहीं? नहीं सर। तो मैं आपको भेज दूंगा ये वाली बुक जिसमें सारी ओके। एक्सरसाइजेज हैं। यही वाली फाइल भेज दूंगा मैं, ठीक है? तो ओल्ड बुक से अकॉर्डिंग करेंगे आप, तो आप देखिएगा थोड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। और आज की क्लास में जो ओके हम सर। पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ना ये चीज़ को समझो कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है हेडिंग, ये हेडिंग का मतलब क्या है, क्योंकि जो कि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको सिर्फ वो इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, और इसकी पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है। जी। तो उसके 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ये शायद आपकी बुक में भी होगा, वेरिएबल सेपरेशन। यस, ये है। और एक है आपका पार्शियल इंटीग्रेशन। देखो, एक एक्सरसाइज तो आपकी पूरी वेरिएबल सेपरेशन पर है, और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी पर वेरिएबल सेपरेशन पर है, और काफी दूसरी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो ये भी एक मेथड होता है, इससे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आइडेंटिफाई करके। और तीसरी है आपकी पार्शियल इंटीग्रेशन। ये होमोजीनियस के बाद आप पढ़ोगे, हेडिंग कहाँ गई इसकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.5 है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जिसमें आप ये पढ़ेंगे। तो देखो, अभी इसमें एक्सरसाइज आपकी अच्छी खासी रह गई है। 9.4 है, 9.5 है, 9.6 है।
और इनमें देखो काफी क्वेश्चंस भी हैं, इसमें 19 क्वेश्चन है। और इन सब के बाद आपकी मिसलेनियस आएगी। तो अच्छा खासा चैप्टर अभी आपका रह गया है। और वेरिएबल सेपरेशन ना, इससे मानकर चलना सवाल आएगा आएगा। जी। ऐसे तो मतलब मैं तेज तेज स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ कि अब आपका जो आगे का पोर्शन है ना, उसमें आप जिस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वो इक्वेशन मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, जिसका जनरल तरीका होता है लिखने का डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लिखने के। बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। डी वाई ओवर डी एक्स को आपको एक फंक्शन बना के लिखना है एक्स और वाई का। ठीक है। यहाँ से सुनते चलिएगा, समझने की बारी जब आएगी जो मैं बताऊंगा वहां से समझिएगा। देखो यहाँ पर एक्स और वाई का फंक्शन होने का मतलब एक फंक्शन वाई का है और एक फंक्शन एक्स का है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर मैं एक चीज समझाता हूँ। लाइक उसने लिखा कि आपके पास इक्वेशन है, इधर देखिए, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन है किसका, एक्स का भी वाई का भी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि फंक्शन एफ का जो है वो है जी एक्स, और जो वाई का है वो है एच वाई। ये दो फंक्शन है डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें पहला तरीका जो आप अप्लाई करोगे वो आपका कौन सा है, उसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, एक्स और वाई वेरिएबल है। यहाँ पर एक फंक्शन यस। आ रहा है, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। तो आप क्या करोगे, वाई वाले को वाई के साथ और एक्स वाले को एक्स के साथ। तो इस एक्स को इधर ले जाओ और इसको उठा के नीचे ले आओ। तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर एच वाई, और ये बन जाएगा जी एक्स इंटू डी एक्स। अब आपने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है इंटीग्रेट करके, इसको भी इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट। तो जब आप इसको लिखोगे, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, इसको आप ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एच वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी एक्स डॉट डी एक्स। इस तरह से लिखोगे। जी। अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। मीन्स जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक फंक्शन एच वाई की टर्म में मिलेगा, इधर इंटीग्रेट करोगे तो एक फंक्शन एक्स की टर्म में मिलेगा प्लस सी। ये आएगा आपका। अभी आपको मैंने जनरली समझाया, सवाल से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आ जाते हैं आगे, एग्जाम्पल 9 करते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रही है एग्जाम्पल 9। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू आती है सी। ठीक है। और इस सी की अगर वैल्यू आपकी आ गई मान लो 5, 6, 2, तो ये जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। जी सर। तो आपके पास सवाल है, आपको डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है। अब आप कहोगे सर जो आपने ऊपर समझाया था ये कुछ कुछ वैसा तो दिख नहीं रहा।
तो मैं उसको वैसा वैसा बना लेता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स को मैं लिख लेता हूँ। एक तो आपके पास फंक्शन है एक्स प्लस 1 इंटू एक फंक्शन है 1/2 - y। तो देखो मैं जिनको सर्कल करूंगा उन पर ध्यान दीजिएगा। एक तो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये एक्स का फंक्शन है। और एक ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जी का फंक्शन है। लिख सकता हूँ। ये वाई जी। आएगा या वाई आएगा। इन टर्म्स ऑफ वाई है ना, ये तो जी वाई जी का फंक्शन है, लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। अब देखो सवाल आपके लिए सवाल करना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल 9 आपको दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि बराबर है x+1/2 - सर y। तो इस टॉपिक में कुछ लिखने लायक नहीं है ना, सीधे डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाना है। लिखने लायक कुछ नहीं है ना, लिखने लायक थ्योरी जो थी वो मैंने बता दी आपको ऊपर। जी जी, मतलब तो लिखना नहीं है ना, डायरेक्टली एग्जाम्पल कर लूँ। जो ऊपर लिखा है वो ही चीज हर जगह अप्लाई होगी इसमें, और तो मैं कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा था आपको मैं इसमें। जी। ठीक ही, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए आपको इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है। तो ये हो जाएगा 2 - y dy, और ये हो जाएगा x+1 dx। हो गया वेरिएबल सेपरेट। जी। आप फिर क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा एक साइड 2y माइनस y² अपॉन 2। यहाँ आएगा x² अपॉन 2 प्लस एक्स। और यहाँ एक कांस्टेंट और रखते हैं हाथ में, कांस्टेंट सी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपको लिखना है एक किसी एक तरीके में। तो आप क्या करिएगा, आप इसको इधर ले जाइएगा। ये ज़ीरो है, ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2 -2y प्लस एक्स प्लस सी। तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x² प्लस y² -4y प्लस 2x। ये कांस्टेंट ही रहेगा सी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन में कोई डेरिवेशन डेरिवेटिव टर्म है क्या? तो नहीं है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपको क्या करना था, आपको डी वाई ओवर डी एक्स से आपको फंक्शन लिखना था किसका, एक्स और वाई की टर्म में। तो ये जो फंक्शन आया है, क्या ये फंक्शन एक्स और वाई की टर्म में ही है या नहीं? यस ठीक है। सर, तो बस जो वाई के जो वाई और एक्स है उन लोग को अलग अलग लिखना है, उनका जी इंटीग्रेट जी, करना है बस। वाई को वाई के साथ और एक्स को एक्स के साथ रख के इंटीग्रेट करना है, बस नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ये सवाल अभी तो इजी दिख रहा था आपको क्योंकि बहुत बेसिक सवाल था। कई सारी जगह पर ये सेपरेट नहीं होते हैं। तो आपको वहां पर ना पूरा पूरा जुगाड़ लगाना पड़ता है। लाइक एग्जाम्पल 10 देखिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपने कर रखा है क्या ये? नो। तो थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या बोला है। सर वो मेरे पास टेक्स्ट बुक है तो मैं टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ इसलिए। अच्छा, नहीं इधर ही देखिए, मैं टेक्स्ट बुक में वही चीज़ है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। आपको सवाल में दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि बराबर है 1 + y² अपॉन 1 + x² के। अब आपको वेरिएबल सेपरेट करने, यानी एक्स को एक्स की तरफ और वाई को वाई की तरफ। तो एक्स इधर है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं, सही है। ठीक है।
तो आप क्या करिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये इधर ही रहने दीजिएगा, इसको नीचे ले आइए और ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 + y²। ये हो जाएगा dx अपॉन 1 + x²। अभी आपने क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट का साइन लगाना है। जब इंटीग्रेट का साइन लगाते हैं कॉन्सेप्ट सी आ जाता है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ कुछ इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² जैसा है, जो कि बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्या यार, ये होता है। जी। तो आप देखिए इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x + c। तो ये आपने x और y की टर्म में फंक्शन लिख दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है। जी सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। अब ये वैल्यू निकालने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपको दे रखा है आप उससे अप्लाई करोगे। एग्जाम्पल 11, dy/dx बराबर है किसके, -4x × y²। सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट करो। -4 को अपनी जगह रखा रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप y को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा dy/y², और ये हो जाएगा -4x dx। हो गए वेरिएबल सेपरेट। जी। दोनों साइड क्या करोगे, अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे इधर भी और इधर भी। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप पहले लिख लेना y⁻²dy। यहाँ से -4 बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये सॉल्व होकर बनेगा y⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। यहाँ आ जाएगा -4, ये हो जाएगा x² / 2 + c। इंटीग्रेशन लगाते ही सी लिख देना है इसमें, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। इतने के बाद में आपकी ये वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी y⁻1 यानी -1/y। ये समझ में आया। जी। इक्वल्स टू, इस 2 से 4 कट जाएगा तो बचेगा -2x² + c। यानी कि अगर आप इसको कायदे से लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x² - 1/y = c। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। चाहो तो इसको और भी लिख सकते हो, लेकिन अभी इतना ही रखो। क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और दे रखी है, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने है इस कंडीशन पे। यानी कि x की वैल्यू आपको 0 लेनी है और y की वैल्यू आपको लेनी है 1। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। तो 2 × 0 का स्क्वायर -1/1 = c। ये हो जाएगा 0 - 1 = c। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब आप इस c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट करने के बाद जो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x² - 1/y = -1। इसको और सॉल्व करना है तो एक काम कीजिए, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रहना दो, ऐसे लिख दो, 1 को भी इधर ले आओ। 2x² - 1/y + 1 = 0। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए एक बार। ये देखिए इक्वेशन उसने इस फॉर्म में लिख दी है। इस फॉर्म में आप भी लिख सकते हो।
आप इसको इधर ले जाओ, -1/बाई को इधर लिख देता हूँ। आपका 1/बाई इधर आएगा तो 1/बाई हो जाएगा, इक्वल्स टू अगर बचेगा 2x² + 1, रेसिप्रोकल कर दो, y बराबर हो जाएगा 1/2x² + 1। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। जी सर। अभी आप एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, क्या बोल रही है कि आपको x dy दे रखा है और यहाँ पर एक और चीज दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन एक कर्व की इक्वेशन आएगी। देखो सवाल पढ़ो, द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। मतलब आपको जो कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसकी एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी आप यहाँ से बनाओगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है वो क्या है? एग्जाम्पल 12, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है वो है x dy = 2x² + 1। ठीक है, और ब्रैकेट में दे रखा है dx। dx। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप इस x को डिनोमिनेटर में लाओगे, तो dy आ जाएगा 2x² + 1 अपॉन x dx। सेपरेट कर लो, 2x² अपॉन x प्लस 1/x dx dy। अब क्या होगा, आपको इससे ये काट देना है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1/x होल dx और ये dy। नाउ यू कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2x² अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा log या ln x। दिस इज योर ln x प्लस सी, यहाँ आ जाएगा y। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से वो आ जाएगी y = x² प्लस ln x प्लस सी। अब वो पॉइंट जो था ना इस इक्वेशन का, ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ऊपर क्या था जो हमें शुरू में दे रखा था, ये जो था ना, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी किसकी? ऑफ कर्व। आ रही बात समझ? यस सर। अब ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व आई है उसने कहा है कि ये एक पॉइंट से पास करती है और वो पॉइंट है 1,1। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। 1 = 1 का स्क्वायर प्लस ln 1 प्लस सी। तो यहाँ से जो ये सी है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी, ln 1 0 होता है, 1 = 1 प्लस सी, तो सी कितना आ जाएगा यहाँ से 0। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन जो बनेगी उसमें सी की वैल्यू 0 आएगी। ये हो जाएगा y = x² प्लस ln x। ठीक है, ln नहीं दे रखा उसने, log ले रखा है, तो log ही लीजिएगा आप। ठीक है, ln ना लेकर log लीजिएगा, LOG, हर एक जगह पे लॉक कर लीजिएगा। आ रही है ना सीधे सीधे बातें समझ में? सर इसमें यानी बेसिकली सी की वैल्यू ढूंढनी है। सी की वैल्यू नहीं ढूंढनी, सी की वैल्यू पुट करनी है जब वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बोले। अगर जनरल सॉल्यूशन बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज जो दे रखा है वही रख देना सॉल्व होकर। और अगर पर्टिकुलर बोले तो आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट करके फिर इक्वेशन लिखनी है। नहीं समझे? समझ गया सर। इक्वेशन 13 पढ़िए।
find the equation of curve that passing through the point given that slope of the tangent of the curve at any point। अब यहाँ पर सवाल दे रखा है, आपको इक्वेशन नहीं दे रखी। तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी चीजों को मिस किया ना, मैथमेटिक्स में यही होता है, अगर उसने थोड़ी सी भी चीजें मिस की तो वो दिक्कत क्रिएट करेगी। लाइक किस तरह की दिक्कत, आप यहाँ देखो, यहाँ आपको दे क्या रखा है। उसने बोला द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। dy/dx। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रही है, आप यहाँ लिखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व, इसको आप लिखते हैं dy/dx। जो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2x टू अपॉन एक्स वाई, अपॉन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, वाई स्क्वायर dy और 2x dx। नाउ यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, प्लस सी, हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, हो जाएगा 2x² अपॉन 2 प्लस सी, वाई स्क्वायर अपॉन 3, वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू x² प्लस सी। अब इस सी की वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको पॉइंट दे रखा है कि कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट, उसकी वैल्यू है -2, 3, -2, 3 यहाँ रख दो, पाई की जगह 3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस सी। तो 3 से एक 3 कट जाएगा, 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 प्लस सी। जो सी आएगा हमारा वो आएगा 9 -4, यानी जो सी आएगा वो आएगा 5। अब इस 5 को ले जाकर पुट कर दो इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन आपकी आ रही है, ये इक्वेशन आ रही थी, यहाँ पुट कर दो। इक्वेशन हो जाएगी y³ अपॉन 3 x² प्लस 5। अभी यहाँ पर इक्वेशन ये नहीं लिखना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा y³ इक्वल्स टू 3x² प्लस 15। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है। जी। अब इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे सीधे सीधे, जिसमें आपको चीजें डायरेक्टली नहीं दे रखी, कुछ चीजें रेट की फॉर्म में दे रखी होंगी, कुछ चीजें इस तरीके से दे रखी होंगी आपको। तो आप एग्जाम्पल 14 पढ़िए, ये आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जैसे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा था, उसमें आपको लास्ट में आकर के सवाल कैसे मिल रहे थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन में आपको सवाल बनाने पड़ेंगे। जो दे रखा है वो सवाल नहीं है, उससे आपको इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ेगी। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये जो प्रिंसिपल है उसका रेट दे रखा है आपको, 5% पर एनम के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। एंड हाउ मैनी ईयर डज 1,000 रुपये डबल इट सेल्फ, कितनी साल के बाद 1,000 रुपये खुद को डबल कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल समझिएगा आप। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली, प्रिंसिपल जो है वो एक रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से, 5% के रेट से पर ईयर। अब ये किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है ना। तो अगर प्रिंसिपल के रेट की बात करूं, एग्जाम्पल 14, प्रिंसिपल का रेट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितने टाइम में वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 5% के साथ, तो वो 5% किसका, 5% ऑफ पी। इससे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि जो आपका dp/dt है वो हो जाएगा 5/100 इंटू पी, यानी dp/dt जो है वो आ जाएगा 1/20 टाइम्स ऑफ पी।
अब आप इसके वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 20, इधर ले जाओ, 20 dp अपॉन p, और ये हो जाएगा 1 × dt। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाइए आप। के पास है 20 dp अपॉन p इक्वल्स टू dt। आपको इंटीग्रेट कर लेना है दोनों साइड। तो क्या बन जाएगा ये? बन जाएगा 20 log p, ये आ जाएगा t प्लस सी। इक्वेशन समझ आई? यस। अब ये जो इक्वेशन हमारी बन रही है, इस इक्वेशन को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास दे रखी है। और कुछ दे रखा है इसमें। उसने कहा है हाउ मेनी ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज डबल। कितनी साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ये तो उसने भाई सर लॉग को एक्सपोनेंशियल ले लिया। बहुत लेंदी हो जाएगा यार इसे। ऐसे ही करता हूँ जो मैंने लिख रखा है। देखो, अब देखो, सबसे पहली चीज, जब टाइम जीरो होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट तो जितना पुट किया था उतना ही आएगा, है ना? हम्म। टाइम जीरो पर, तो यहाँ पुट करो इसको ऊपर वाली इक्वेशन में। 20 × log p की जगह 1000, t की जगह 0 प्लस c। तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। c आ जाएगा c इज इक्वल टू 20 × log 10 की पावर 3। अब log 10 की पावर 3 को आप लिख सकते हो 20 × 3 × log 10। log 10 कितना होता है? 1। 1। तो यानी c कितना आ जाएगा यहाँ से? 60। यानी आपने c निकाल लिया। अब c निकालने के बाद जो आपकी इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c, वो बन जाएगी 20 log p इज इक्वल टू t + 16। ये बन जाएगी। जी। अब उसने बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट डबल कितने टाइम में होगा। पी डैश की वैल्यू है वो दोगुना हो जाएगी पी के। टाइम कितना लगेगा उसमें? टी डैश नहीं पता। तो आपके पास पी की वैल्यू पता है कितनी होगी? तो वो 20 × log 2p इक्वल्स टू t × t + 16। 2 × p को क्या लिखोगे? 20 × log 2000 t + 16, ये यस। लिखोगे। अब देखो, ये 2000 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × log 2 × 1000, लिख सकता हूँ। जी। तो क्या होगा? ये log a इंटू बी का आइडेंटिटी लगा दो। 20 × log 2 प्लस log 1000, ठीक है, इक्वल्स टू t + 16। बाकी इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 20 log 2 प्लस 20 × log 1000 की वैल्यू आएगी 3 इज इक्वल्स टू t + 16। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी जो t की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20 log 2। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 20 log 2। अब यहाँ देखो टाइम कितना लग रहा है, 20 log 2। तो किताब से मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमें करना आना चाहिए, हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। जी। अब देखो 9.4 जो आपको दिख रहा है, इसमें जो जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो आप 100% कर सकते हो,
वो क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ। मैं कल ये ना सुनूं कि ये सवाल हुए नहीं सर। जी। क्वेश्चन नंबर 10 तक, आगे के भी कर सकते हो, 14 तक कर सकते हो। टू पीपल एंटर, मंतशा क्लास 2 बार ज्वाइन कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मंतशा। मंतशा। रेहान, आप एक काम कर सकते हैं। आप 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ट्राई करेंगे, जो नहीं होंगे सर्कल कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इजी ओके सवाल सर। है। मंतशा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी। मैं ये बोल रहा था, देखिए, मैं भी क्लास जो मैंने इनको ली है, मैथ्स की क्लास पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने पता है क्या किया है। उसमें हमने 9.4 में जो भी चीज़ें इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें हम कर रहे थे। तो मैंने इसकी 6 एग्जाम्पल कराई हैं इस क्लास में। कौन कौन सी? एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 6 एग्जाम्पल कराई हैं। क्लास के बाद मैं आपको ये भेज दूंगा। तो आप इन 6 एग्जाम्पल को करने के बाद में क्वेश्चंस कर लीजिएगा 9.4 वाले। 9.4 के क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो आगे के भी जाएंगे, लेकिन आप एटलीस्ट 14 तक कीजिएगा। जो नहीं होंगे वो मैं कल कराऊंगा, कल एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जी सर। ओके सर। सर तो आप, आपने 9.3 भी कंप्लीट करा दी? वो मैंने कल की एक्सरसाइज में कराई है। कल मैंने भेजी थी ना आपको, वो देखी नहीं आपने? उसमें 11 एंड 12th क्वेश्चन नहीं था ना? हाँ, वो नहीं कराया। वो मतलब इजी है वो, ट्राई करिएगा आप। नहीं हुआ? सर हमें समझ में नहीं आए थे। अच्छा। देखिए, आप इसमें एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा। y आपको दे रखा है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा y डैश c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर -x। एक और बार करिए तो ये बनेगा c1 e की पावर x प्लस हो जाएगा c2 e की पावर -x। तो ये डबल डेरिवेटिव और ये y के बराबर है, यानी कि d2y/dx² y के है, इसको इधर ले जाओ। d2y/dx² माइनस y = 0। तो ये कहाँ पर है? ये है। ऐसे ही आपको उसने y बराबर x के दे रखा है, वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, आपको उसको डेरिवेटिव करना है। dy/dx आएगा 1 के बराबर। एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, पुट करके देखो यहाँ पे किसी भी एक में, LHS RHS किस में बराबर आ रहा है। ठीक है? या तो y की जगह x रख दो इसमें सब जगह, फिर देखना। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो उसको। आ रही बात समझ? जी। जी सर। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, आप दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, सेकंड वाली।